हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा लगातार क्रमबद्ध चल रहा है, भारत का भौतिक स्वरूप, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अब तक हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय पर्वतमाला, उत्तर का मैदान को हम लोगों ने अलग अलग वीडियो के अंतर्गत इसको देख चुके हैं। चूंकि हिमालय की उत्पत्ति इसलिए ज़रूरत था कि आपके मन में कहीं एक प्रश्न बार बार उठते थे कि ये जो टेथिस सागर, जहां आज वर्तमान में हिमालय पर्वतमाला अवस्थित है, तो इससे पहले टेथिस सागर कैसे होते थे, आखिर टेथिस सागर कहाँ गए, ये टेथिस सागर क्या था। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको हिमालय की उत्पत्ति के अंतर्गत मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे बनते हैं, किस प्रकार से यूरेशियन प्लेट और फिर ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि अफ्रीका महाद्वीप के समीप था, और किस प्रकार से यहाँ से खिसकता हुआ दोनों एक जगह दोनों एक जगह पहुंचे और एक जगह सट गए ये प्लेट, और वहां पे है सो उनके सटने से जो नवीन मोरदार पर्वत, नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ, वो हिमालय पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। तो यह नवीन हिमालय पर्वतमाला क्या है, यह आपको इसके अंतर्गत, हिमालय की उत्पत्ति के अंतर्गत आप जरूर जाके उस वीडियो को देखिएगा और जानिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण है हिमालय पर्वतमाला। चूंकि मूल रूप से अगर हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप की चर्चा करें तो उसको हम लोगों ने उसकी विशेषताओं के आधार पर उसे 6 भागों में खंडित किया है। 6 भाग, पहला है हिमालय पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है आपको भारत के मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, और छठा है सो आपको यहाँ द्वीप समूह। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। आप कभी भी पूरे वीडियो को जरूर से देखिएगा, क्योंकि ये आपको भारत के भौतिक स्वरूप को देखने के बाद पूरी भारत की संरचना कहीं आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगी, और जिस समय यह बैठ गया तो आपको अनेकों प्रश्न यहाँ पे हल होते चले जाएंगे। क्योंकि जो कुछ आप समझ रहे थे अब तक कि उत्तर के मैदान में आखिर किस प्रकार से वो जलोढ़ मिट्टी या फिर खादर या बांगर या तराई के मैदान, ये सभी क्या हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ, ये सभी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं हल हो चुके होंगे। तो अब आते हैं हम लोग दक्षिण के पठार, और दक्षिण के पठार के सबसे पहले यहाँ पर जो मानचित्र में इसके स्वरूप जो हमें दिख रहे हैं उसको देखने का प्रयास करिए। आप देख सकते हैं कि ये जो सफेद भाग यहाँ पे दिख रहे हैं, चूंकि आप जानते हैं कि भारत का यह दक्षिण का भाग तीनों तरफ से महासागरों से, सागरों से घिरा पड़ा है। अब आप देख सकते हैं ये भाग क्या कहलाते हैं, अरब सागर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, अरब सागर के नाम से यह जाना जाता है भारत का यह पश्चिमी समुद्री भाग। अगर पूर्वी समुद्री के भाग की बात करें तो वह जाना जाता है बंगाल की खाड़ी। बिल्कुल दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के नाम से यह समुद्री भाग जाना जाता है। और फिर अगर दक्षिण की बात करें तो वह है सो हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह हमारा दक्षिण जो भारत है 3 तरफ से समुद्रों से घिरा है। अब इसके स्वरूप को देखेंगे तो यह गुजरात से लेकर और इस तरफ आप लगभग पश्चिम बंगाल की तरफ ये जो है सो बृहद रूप से चौड़े हैं, और जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते हैं ये आपको पतले होते चले जाते हैं, और अंतिम में कन्याकुमारी पर आकर एक शीर्ष के रूप में यहाँ पर आपको दिखते हैं। तो ये इसका स्वरूप जो है एक त्रिभुजाकार है। आप देख सकते हैं एक त्रिभुजाकार संरचना इसका यहाँ है। तो हम लोग चलिए इसको दक्षिण के पठार को, इसको मूल रूप से जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर दक्षिण के पठार को अगर हम लोग देखेंगे तो इसको नर्मदा नदी, जो कि यहाँ पर मैकाल पर्वतमाला है, यहाँ पर मैकाल पर्वतमाला की श्रृंखला है, मैकाल पर्वतमाला है, और यहाँ मैकाल पर्वतमाला के अमरकंटक, जो कि इसके सबसे ऊंचे शीर्ष हैं, आपको अमरकंटक, मैकाल के शीर्ष हैं अमरकंटक, और अमरकंटक से ही इसका उद्गम होता है, और नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की ओर बहती हुई ये अरब सागर में, और यहाँ पर खंभात की खाड़ी के नाम से ये भाग जाने जाते हैं। ये जो आपको भाग हैं यह आपको खंभात की खाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, और खंभात की खाड़ी में यह जो है सो आपको गिरते हैं। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है, और यह है सो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है। तो ये नर्मदा नदी कहीं ना कहीं ये दक्षिण के पठार को 2 भागों में विभक्त करती है। ऊपर वाले भाग कहलाते हैं उच्च भूमि, आपको है सो उत्तर की उच्च भूमि के नाम से यह जाना जाता है, और फिर आपको जो है सो यह दक्कन का पठार के नाम से जाना जाता है। दक्कन
के पठार के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग यहाँ पे इसको दो खंडों में खंडित करके जानने का प्रयास करते हैं कि उत्तर की उच्च भूमि में क्या है और दक्कन के पठार में क्या है। तो इसको एक प्रकार से विभाजित कौन करता है, तो नर्मदा नदी। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी किस प्रकार से विभाजित कर रही है। अब हम लोग उच्च भूमि में कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, जैसे अरावली है, आपको मालवा के पठार हैं यहाँ पर, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार है, बुंदेलखंड है। ऐसे कुछ पठारों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद ये विंध्याचल पर्वतमाला, यह भी आपको उत्तर की उच्च भूमि में ही अवस्थित है, उसको सबसे पहले जानेंगे और फिर दक्कन के पठार को हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट स्वरूप हम लोग दे देते हैं यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह राजस्थान का यह भाग अरावली के नाम से जाना जाता है, अरावली के नाम से जाना जाता है। और ये अरावली सबसे प्राचीन आपको जो है सो वलित पर्वत है, सबसे प्राचीन। तो विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से अरावली है यहाँ पे। और इसी में माउंट आबू, इसके पश्चिम भाग में माउंट आबू है, और माउंट आबू में गुरु शिखर सबसे उच्च चोटी है अरावली का। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो स्वरूप हैं, आखिर जो कुछ भी यहाँ पे पठार अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, या फिर ये जो पर्वतें हैं, चाहे वह विंध्याचल हो, सतपुरा हो, अजंता हो या फिर मैकाल हो, ये सभी कहाँ अवस्थित हैं और इनकी चोटियाँ, सर्वोच्च शिखर कौन सी हैं, ये सभी कुछ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ये नर्मदा नदी, और आप देख सकते हैं कि अमरकंटक, ये अमरकंटक जो है, यहाँ पे आपको अमरकंटक जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर आपको दिख रही होगी, यह मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी मैकाल पर्वतमाला के यह अमरकंटक नामक स्थान से यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। और ये नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की ओर बहती हुई यह खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। और इसके उत्तर का यह स्वरूप उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि यह राजस्थान में अरावली नाम से यह पर्वत आपको शिखर है यहाँ पे। और यह पर्वत शिखर का सर्वोच्च, इसके अरावली के पश्चिम में जो है सो वह सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में है, जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है। और यह सर्वोच्च शिखर बहुत बार प्रश्नों में पूछे गए हैं। अरावली से जुड़े हुए प्रश्न कुछ इस प्रकार से आते हैं कि अरावली किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। अरावली किस कौन सा भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, तो अरावली है। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। ऐसे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ से अरावली से आते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो आप अरावली से जस्ट आप पूरब भाग में देखेंगे मेवाड़ के पठार हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो पूरब की ओर और आगे बढ़ेंगे तो बुंदेलखंड के पठार हैं। और फिर हम लोग जब यहाँ पे झारखंड के तरफ छोटा नागपुर की ओर पहुँचते हैं तो छोटा नागपुर के पठार के नाम से आपको जाने जाते हैं। तो यह आप देख सकते हैं कि लगभग समानांतर ये पठारों की श्रेणी अलग अलग नामों से यहाँ पर जानी जाती है, जो कि अरावली से पूरब मेवाड़, फिर बुंदेलखंड और फिर छोटा नागपुर के पठार। अब उत्तर में कुछ, चूंकि आप जैसा कि जानते हैं कि सबसे ऊंचे भाग क्या होते हैं, पर्वत होते हैं। पर्वत के बाद क्या होते हैं, पर्वत के बाद आपको जो है सो हिमालय पर्वतमाला के सबसे नीचे अर्थात शिवालिक के गिरिपद के नीचे के भाग से मैदानी भाग यह है सो बने हुए हैं, जो कि उत्तर भारत के मैदान कहलाते हैं। तो पर्वत सबसे ऊंचे हो गए। पर्वत में क्या हुआ, पर्वत में शीर्ष होते हैं, बिल्कुल शीर्ष होते हैं। पठार में क्या होता है, पठार के शीर्ष नहीं होते हैं, लेकिन वह मैदानों के अपेक्षा वह ऊंचे होते हैं। ये पठार आपको ऊंचे होते हैं, तो मैदान नीचे हो गए। और फिर पर्वतों की बात करें तो काफी शीर्ष ऊंचे इसके हो जाते हैं। तो जो पर्वतों से नदियां निकलती है वो मैदानों में आएंगी, जो पठारों से नदियां निकलती है वह आपको जो है सो वह भी मैदानी भाग में है। तो अगर हम पर्वतों की रचना कुछ इस प्रकार से करें तो पठार इस प्रकार से हैं और मैदान इस प्रकार से हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह मैदानी भाग है। तो यदि यहाँ पठारों से भी नदियां निकलती है तो मैदानों में बहती हैं, पर्वतों से भी निकलती हैं तो नदियां मैदानों की तरफ बहती हुई आगे बढ़ती है इस प्रकार से। तो ये मैदान है। तो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है वो मैदान की तरफ आती हैं, तो वह क्या होता है, दक्षिण दिशा की ओर आती है।
उसका बहाव क्या होता है, दक्षिण दिशा की ओर आती है, मैदानों में बहती हुई अधिकांश जो है सो नदियां वह बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो बहुत सारी नदियां हैं, चाहे इससे पहले हम लोग उत्तर के मैदान में पढ़ चुके हैं, चाहे वह आपको ब्रह्मपुत्र हो, यमुना हो, कोसी हो, बागमती हो, गंडक हो, गंगा हो, ये सभी नदियां जो है सो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती हुई और बाद में वह पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। लेकिन कुछ हमारे पठारी भाग से कुछ महत्वपूर्ण नदियां जो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बह रही हैं, जो यहां पर देख लीजिए, चंबल नदी है, बेतवा नदी है और केन नदी, ये किसकी सहायक नदियां हो गई? तो चूंकि यह यमुना नदी है जो कि गंगा नदी के पीछे पश्चिम की दिशा से आकर इलाहाबाद में वह गंगा नदी में मिलती है, तो ये यमुना नदी हो गया और यह जो है सो गंगा नदी हो गया, और यहां इलाहाबाद में दोनों मिल रहे हैं। तो चंबल, बेतवा और केन ये सहायक नदियां किसके हो गए? यमुना नदी की। और उसके बाद यहां से ये गंगा का नाम पाती है। यहां पे गंगा जब आगे बढ़ती है, यमुना मिलने के बाद, गंगा नाम नहीं, गंगा का नाम तो आपको ऊपर में ही पाती है, यहां पर यमुना नदी अपने नाम को खो देती है, चूंकि वह गंगा नदी में मिलने के बाद अब वह गंगा के नाम से जानी जाती है। और जब आगे बढ़ते हैं तो सोन नदी फिर एक महत्वपूर्ण नदी आपको जो है सो बिहार से होती हुई वह आपको गंगा नदी में मिलती है। तो इस प्रकार से पठारी भाग से उत्तर दिशा में मिलने वाली नदियां हैं। तो इतने महत्वपूर्ण भाग आप है सो उत्तर के उच्च भूमि में आप देख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण आप यहां पर देखें कि नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, तो ये विंध्याचल पर्वतमाला है। बिल्कुल दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण है ये विंध्याचल पर्वतमाला। वैसे इसके शीर्ष तो बहुत कोई ऊंचे नहीं हैं, लेकिन अपने आप में बहुत सारे प्रश्नों को ये लेकर आते हैं। तो नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल और नर्मदा के दक्षिण में कौन से? ये सतपुड़ा। बिल्कुल, बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो फिर विंध्याचल। नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो फिर सतपुड़ा। ये प्रश्न भी आते हैं। यह भी प्रश्न आते हैं कि विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है, तो वह आपको नर्मदा नदी। यह भी प्रश्न आते हैं कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, पूर्व, उत्तर, दक्षिण या फिर पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो हम लोग नदियों का, जो नदी के तंत्र को जब देखेंगे तो वहां पर स्पष्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अब। तो आप नर्मदा नदी को देख लिए, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल और उसके बाद सतपुड़ा। अब हम लोग मैकाल को भी आप देख लिए। बिल्कुल, मैकाल का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी क्या है? अमरकंटक। बिल्कुल, उसकी ऊंचाई 1036 मीटर। अब आते हैं हम लोग सतपुड़ा, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है सो धूपगढ़ के नाम से जानी जाती है, और यह है सो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सतपुड़ा का विंध्याचल की कोई सर्वोच्च चोटी उस प्रकार से नहीं है, चूंकि उतनी ऊंची पर्वत श्रृंखला विंध्याचल के नहीं है, लेकिन उसके मध्य नर्मदा बहती है। अब आइए सतपुड़ा के हम लोग दक्षिण में आएंगे तो एक महत्वपूर्ण नदी बहती है, जो कि वह भी आपको जाके खंभात की खाड़ी में गिरती है, और उसका नाम है तापी या ताप्ती। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ताप्ती नदी। और ये ताप्ती नदी है आपको, या तापी नदी, वह भी जो है सो खंभात की खाड़ी में गिर रही है। और उससे नीचे आएंगे तो यह है अजंता की पहाड़ी, जो महाराष्ट्र में है। बहुत बार अजंता एलोरा से संबंधित ऐतिहासिक आपको जो है सो प्रश्न आते हैं, तो ये अजंता की पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, और ये महाराष्ट्र में है, और यह ताप्ती नदी के दक्षिण में। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी बन जाते हैं कि ताप्ती नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो अजंता। ताप्ती नदी के उत्तर में कौन सा है, तो सतपुड़ा। तो यहाँ पर इसको तीनों को गौर से देखना जरूरी है, विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता। बिल्कुल, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य नर्मदा नदी का पश्चिमी प्रवाह है, और फिर सतपुड़ा और अजंता के मध्य है सो ताप्ती नदी का पश्चिमी प्रवाह है। तो ये आपको भाग क्लियर इतने हो गए, हम समझ सकते हैं कि इतना आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं दक्षिण के पठार के और नीचे भाग में, और दक्षिण के पठार में आप देख सकते हैं कि यह आपको रेखांकित भाग जो भारत के यह पश्चिमी भाग में आपको दिख रहा होगा, और पूर्वी भाग में भी यह रेखांकित भाग दिख रहा है। बिल्कुल दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण यह पार्ट है, और यह पश्चिम भाग में जो आप ताप्ती नदी से लेकर यह कन्याकुमारी तक विस्तृत भारत के पश्चिमी भाग में यह पर्वत श्रृंखला है, इसको हम लोग है सो पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, इसको हम लोग पूरे को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं।
पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, और इसको सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री एक संस्कृत वर्ड है, तो सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, जो कि विस्तृत पूरे तरीके से यह आपको देख सकते हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक विस्तृत रूप से आपको है सो पश्चिम दिक में फैले है। इधर का भाग है तो वह तटीय मैदान है, जिसको हम एक अलग वीडियो में जानेंगे, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है आपको। अब यहाँ पर देखिए कि यह विस्तृत है, और आप जानते होंगे कि पहला जो है सो मानसून का प्रवेश जब होता है तो इन्हीं पर्वतों से टकराता है, और यहां पर वर्षा आपको होती है। इस भागों में कुछ क्षेत्र वृष्टि के क्षेत्र से भी, वृष्टि छाया क्षेत्र भी बनते हैं यहां पर, तो अलग हम लोग मानसून को पढ़ेंगे तो वहां पर जानेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण आप पर्वत श्रृंखला 3 महत्वपूर्ण भाग आप देख सकते हैं। एक नीलगिरी, बहुत चर्चित पर्वत है, यहाँ पे पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ, और फिर कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ। ये 3 पहाड़ियाँ बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा, बिल्कुल दोदा बेटा। ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोदा बेटा जरूर से याद कर लेंगे आप यहाँ पे। तो 2637 मीटर नीलगिरी की। फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ की अनैमुदी, अनैमुदी आपको 2695 मीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे अनैमुदी जो है सो ना केवल पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, बल्कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको अनैमुदी है। बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं। तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है जो अनैमुदी है, और यह सह्याद्री पर्वतमाला में है। और फिर कार्डेमम की पहाड़ियां आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अब आइए यहाँ पर हम लोग इसमें कुछ और चीज देखते हैं। यहाँ पर तो 3 महत्वपूर्ण दर्रे, बिल्कुल 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ये थाल घाट ये पश्चिमी आपको जो है सो पश्चिमी घाट में अर्थात सह्याद्री पर्वतमाला में आपको 3 पर्वत श्रेणियां हैं, थाल घाट, भोर घाट और थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ये आपको है सो दर्रे हैं, ये सभी थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे हैं आपको, ये सभी दर्रे हैं। अब ये आपके मन में कहीं अगर दर्रों की जानकारी नहीं होगी तो मैं बता दूं कि पर्वतों के इस पार से उस पार जाने के लिए प्रकृति ने भी कुछ रास्तों का निर्माण किया है और कुछ मानवकृत रास्तों का भी निर्माण किया गया है। तो ये पासेज के नाम से जाने जाते हैं, दर्रे के नाम से जाने जाते हैं, और काफ़ी जटिल रास्ते होते हैं। तो प्रकृति के द्वारा भी इन दर्रों का निर्माण किया गया है, और फिर है सो मानवकृत दर्रे भी बनाए गए हैं पर्वतों के इस पार से उस पार जाने के लिए। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो तटीय मैदान है इस पार से इस पार, ये क्या है? पर्वत श्रृंखला है। तो इस पार से इस पार जाने के लिए ये भाग ये सभी दर्रे के नाम से जाने जाएंगे। तो ये 2 दर्रा थाल घाट और भोल घाट ये आपको महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। प्रश्न बहुत बार आते हैं। तो थाल घाट जो है सो नासिक से मुंबई को जोड़ता है, और फिर अगर हम लोग भोर घाट की बात करें तो यह मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और अगर हम लोग पाल घाट की बात करें तो यह जो है सो कोच्चि से चेन्नई को जोड़ता है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह भी बनते हैं आपको। जैसे थाल घाट दर्रे का बात करें तो यह जो है सो नासिक से यह है सो मुंबई के बीच में यह दर्रा आपको पड़ता है, और एक दूसरे को आपको जोड़ता है, नासिक से मुंबई। भोर घाट की बात करें तो मुंबई से पुणे को यह जोड़ता है आपको। और फिर अगर हम लोग पाल घाट की बात करें तो यह कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। कोच्चि को चेन्नई से आप समझ सकते हैं कि चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, और कोच्चि केरल में है। तो एक तरह से केरल से तमिलनाडु को यह 2 राज्यों को जोड़ता है। तो यह महत्वपूर्ण आपको दर्रे इधर हो गए। अब इधर पूर्वी घाट की बात करें तो दोस्तों यह पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट जो है दर्रे वो काफ़ी ऊंचे होते हैं। पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट के दर्रे काफी ऊंचे हैं, और पूर्वी घाट अपेक्षाकृत इससे निम्न पर्वत श्रेणियां हैं। और इसकी बात करें तो बहुत सारी नदियां जो पश्चिमी भाग से बहती हुई आपको बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो यह इसको जहां तहां जीर्ण शीर्ण काटे हुए है। जैसे हम बात कर ले यहाँ पर तो महानदी भी आपको अमरकंटक के पास से निकलती है, और यह पूर्वी घाट को काट कर इस प्रकार से काटती हुई, और यह नदी जो है सो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर हम गोदावरी की बात कर लें तो वह भी नासिक से निकलती हुई इस प्रकार से जाती है, और यह इसको है सो काटती है, यहाँ पर काट के खंडित करती है।
उसी प्रकार से अगर हम कृष्णा की बात कर लें तो कृष्णा नदी भी काटती है इस प्रकार से, और अगर हम कावेरी की बात करें तो वह भी इसको खंडित करती है। तो इस प्रकार से यह विभिन्न स्थानों पर खंडित रूप में आपको यह बटा हुआ है पूर्वी घाट। अब यहां पर आ जाए हम लोग पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी को, हम लोग अनेमोदी को देख लिए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो कि ओडिशा में है, ओडिशा आपको राज्य में है यहाँ पे महेंद्रगिरी। तो चलिए ये पूर्वी आपको घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो इस प्रकार से हम लोग आज है सो दक्षिण के पठार को देखें। आप पूरे तरीके से इन सभी चीज़ों को, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ बातें हमने बताई, उन सभी को जरूर से देखिएगा और जरूर से याद कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो हम लोग को और भी ऐसे अवसर मिलेंगे जहाँ पर प्रश्न बनेंगे, वहाँ पर इसको एटलस के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से देखकर हम लोग इसको याद जरूर से करेंगे। तो मिलते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से देंगे और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और जो लोग नए लोग हैं अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अंतिम हम समाप्त करेंगे इसको, इससे खास करके हम लोग जो है सो भारत के भौतिक स्वरूप को, चूंकि अभी इसके ये जो भाग हैं आपको बिल्कुल, ये जो आपको तटीय भाग जो हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान और लक्षद्वीप को, चूंकि अंडमान निकोबार का मैं वीडियो डाल चुका हूं, इन तीनों को एक साथ लेकर एक छोटे से वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।